हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी और कंप्लीट करेंगे इसे। टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर भी है कुछ दिनों में और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है अगर उनको जस्ट एक गो थ्रू करना है कि कब कौन सा प्रोटोकॉल आया और उसका क्या इम्पैक्ट था। ये है IUCN। ये कोई ट्रीटी नहीं थी, ठीक है, बट इसे बनाया इसलिए गया था ताकि हम कंजर्वेशन को प्रमोट कर सके। रामसर कन्वेंशन अगेन ये ईरान में साइन हुआ था 1971 में। आई विल गो फास्ट, अगर आपको स्पीड लगता है तो प्लेबैक बटन से आप स्पीड कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस था आज तक में, क्योंकि इसी के बाद कई सारी बॉडीज से जुड़ी हुई हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या UNCHE बोलते हैं और इंदिरा गांधी इस को अटेंड किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट किया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि उस टाइम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने वाला इंडिया था। ग्लोबल साउथ यानी कि उस टाइम के पुअर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, केनिया, जो कि बेसिकली कॉलोनीज थी पास्ट में और यहाँ पे काफ़ी कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। उस टाइम इंडिया इनका लीडर था, है ना। और इंदिरा गांधी ने वहाँ बड़ा ही फेमस स्पीच दिया था। इसके अंडर एक बॉडी बनी, इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है UNEP, जिसके अंडर कई सारे ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीट हैं, जो कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में लगे रहते हैं थ्रू आउट। अब साइट्स में क्या है कि हम फौना और फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही कंजर्वेशन की बात करते हैं और रेगुलेट करते हैं कि किनका ट्रेड पॉसिबल है, किसका नहीं है, किसको हम हंट कर सकते हैं, किसको नहीं हंट कर सकते हैं, किसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देना है यानी कि Z+ सिक्योरिटी देनी है, जिसको या कौन से ऐसे जानवर या पौधे हैं जिनको Y सिक्योरिटी देनी है। तो कैटेगराइजेशन है, ठीक है। अब CMS है, बॉन कन्वेंशन, जिसको कि CMS बोलते हैं। अगेन बॉन एक नाम आप याद रख लो, ये जर्मनी में है, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। यहाँ पर हम माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि माइग्रेट करते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनका प्रोटेक्शन लेवल यहाँ होता है। तो यहाँ पे अपेंडिक्स हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे हैं 3 अपेंडिसेस। तो अपेंडिक्स 1 में होता है हाईएस्ट प्रोटेक्शन, 2 को थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं, 3 में होता है कि कोई कंट्री जैसे कि पांडा है या कोई एक जानवर है तो उस कंट्री में कंजर्व कर रहा है वो, है ना। मैंने एग्जांपल दिया, पांडा इज नॉट द राइट एग्जांपल, यानी कि कोई एक जानवर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप उस कंट्री में और उस कंट्री ने यूनिलैटरली ये बोल दिया कि मैं इस जानवर को इस अपेंडिक्स में डाल रहा हूँ कि प्रोटेक्ट करना है। बाकी उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनकी मर्जी। UN क्लॉज सी को बचाने के लिए किया गया था कि सी में किसी भी तरह की गंदगी शिप्स के द्वारा नहीं की जाए, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, आप ये देख लेना। मेरा काम है बस इस वीडियो में क्रोनोलॉजी समझाना। फिर आई वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ओजोन लेयर है। तो इसमें कोई ओजोन होल नहीं हुआ था, ओजोन का लेयर जो है वो पतला हो गया था क्योंकि ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में और उसकी थिकनेस होती है काफ़ी अच्छी खासी, अराउंड 15 to 20 किलोमीटर। तो अगर मान के चलो अब ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में सिर्फ 5 किलोमीटर का रह गया या 2 किलोमीटर का, तो काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया और ये और ज़्यादा डिप्लीट करेगा तो अल्टीमेटली ओजोन होल हो सकता है। स्कूल्स में जनरली ऐसे बताते नहीं, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमने एक्सेप्ट किया कि हमें ओजोन लेयर को बचाना है क्योंकि उसकी थिनिंग हो रही है। अब बचाना कैसे है, कौन से सब्सटेंस को हटाना है, उसके लिए हमने लाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहाँ पे हमने इन चीज़ों को बैन किया। आप ध्यान से सुनना, CFCs, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइल ब्रोमाइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, मैंने बता दिया। और भी चीज़ें बैन हुई थी, तो ये था। फिर ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था जहाँ पे ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो कि PM थे शायद आयरलैंड के, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया, ठीक है। इसको WCED भी बोलते हैं, पुराना नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन
इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसका काम ये था बताना कि कैसे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि वो लंबे समय तक क्या हो, टिक पाएँ और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो अवेलेबल हो। आईपीसीसी 2 बॉडी से मिलकर बना है, यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ। आईपीसीसी खुद कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती है, दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके रिपोर्ट को स्टडी करती है और फिर अपना एक फाइनल स्टेटमेंट देती है। तो इनका असेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4 या 5 असेसमेंट अभी तक हो चुके हैं। अभी देखो क्रोनोलॉजी में जा रहे हैं तो कितने क्या हुए हैं डिटेल में नहीं जाना, मेरा अभी आपको बस रफ आइडिया देना ताकि आप जब पढ़ो तो आपको ये समझ में आए, कनेक्ट कर पाओ। बेसल कन्वेंशन, बेसल है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका काम था कि हजार्डस वेस्ट को आप कैसे कंट्रोल करते हो। गुड एग्जांपल के लिए आप ऑनलाइन देख सकते हो सोमालिया, कि कैसे सोमालिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जाके अपने रेडियो एक्टिव और बाकी वेस्ट मटेरियल डंप किए। सोमालिया जो कि फ़िशिंग के लिए जाना जाता था, वहाँ के लोग फ़िशिंग पे काफ़ी डिपेंडेंट थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उन्होंने फिर आर्म्स उठा लिए ताकि इन कंट्रीज से बदला लिया जा सके और शिप्स को हाईजैक करके रैंसम लेते हैं एज ए टैक्स या फिर एज ए पनिशमेंट, जो भी आप बोलो। अर्थ समिट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, UNFCCC, UNCBD और UNCCD। अब इन तीनों बॉडीज़ के अपने अपने कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसको स्कॉप बोलते हैं। तो अगर आपने कहीं पढ़ा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इस साल मिल रही है तो आप देखो वहाँ पर कि किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, यानी पार्टी किसके तरफ से, UNFCCC के तरफ से है या UNCBD की तरफ से या UNCCD की तरफ से, ठीक है। ये अल्टीमेटली आई थिंक हर साल या हर दूसरे साल मिलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। अब इनसे कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स भी आए हैं, जैसे UNFCCC। ये बाइंडिंग तो नहीं होते इन नेचर में, बेसिकली UNFCCC ने बोला कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने, तो उसका रिजल्ट बाद में क्योटो था। UNCBD ने बोला कि हमें बचाना है किसे, बायोडाइवर्सिटी को, तो उससे फिर हमें नागोया, कार्टेगना, कमिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस तरह के प्रोटोकॉल्स मिले, ठीक है। UNCCD के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली इसका काम होता है कि लैंड पे होने वाले अलग अलग चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, एग्रीकल्चर करना, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और इसके वजह से हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लैंड की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो बेसिकली यही है इसमें UNCCD में कि हमें ज़मीन को कैसे भी करके बचाना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, 48 में IUCN, फिर रामसार, फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आया, उसका रिजल्ट था UNEP, फिर साइट्स आया जिसमें कि हम एनिमल और प्लांट दोनों को बचाते थे, फिर बॉन कन्वेंशन में हमने माइग्रेटरी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, UN क्लॉज में हमने सी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, वियना कन्वेंशन में हमने ओजोन लेयर से रिलेटेड लॉज बनाए जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सारे कंट्रीज़ ने साइन किए। वियना कन्वेंशन इज साइंड बाय यूनिवर्सली रैटिफिकेटेड, यानी सारे कंट्रीज ने साइन किया। फिर हमने पढ़ा ब्रटलैंड रिपोर्ट, IPCC का काम क्या है, बेसल कन्वेंशन, अर्थ समिट हो गया, फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया, इसने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़, और ये पहली बार माना गया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एट्रोसिटीज़ इन द एनवायरनमेंट। 2 फेजेस हैं इसके, क्योटो प्रोटोकॉल 1 और क्योटो प्रोटोकॉल 2। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1 2005 से 2012 तक था, जिसमें कि आई थिंक 5% ऑफ 1990 लेवल्स 1990 के लेवल से 5% कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिट करना था, है ना, यानी उस लेवल को डाउन करना था बाई 5%, 1990 का टारगेट। फिर 2013 से 2020 इसका सेकेंड फेज था, ठीक है। इसके बाद ये एंड होता है क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में। उसके लिए फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उसके आगे हमने प्रोसेस बनाया। रॉटरडैम कन्वेंशन था कि हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, इन सब चीज़ों का जब भी मूवमेंट होगा कैसे दूसरे कंट्रीज़ को इन्फॉर्म करना है बिना उनके परमिशन के, वो केमिकल जो बैंड है वहाँ या फिर वहाँ पर उस कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं कि उसे वो ठीक से रख पाए, तो बिना उनके परमिशन के वहाँ नहीं ले जा सकते। कार्टेगेना प्रोटोकॉल ये बताता है कि कैसे
जैसे कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड सीड्स हैं, जैसे कि GM, BT कॉटन या फिर और भी जो सीड्स हैं, ये कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे और उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। UNFFF ये कुछ भी नहीं, बेसिकली ये पहला ऐसा लॉ था जो बता रहा था कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में POPs को कंट्रोल करना था, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्ट करता है डेंजरस केमिकल जैसे कि DDT, PCB, डाइऑक्साइंस, ठीक है। और UNFFF देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दोनों को जोड़ दिया है। इसका रिजल्ट है NLBI। ये बताता है कि हमें अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को, यानी कि जो नॉन लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, फॉलो करना है। यानी एक दूसरे को कंट्रीज बोल रही कि भैया आप फॉलो करो, कम से कम डिफॉरेस्टेशन करो। यही था। नागोया प्रोटोकॉल 3rd पिलर पे बेस्ड है UNCBD का। उसके 3 पिलर होते हैं। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद जो 2nd पिलर होता है वो होता है आपका कि कैसे आपको सस्टेनेबली बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करना है, प्लांट्स और एनिमल्स को, और उनसे अगर कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। 3rd पिलर है कि अगर उनसे कोई बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि नीम का यूज़ करके आप कोई दवाई बना रहे हो और वो दवाई सपोज डायबिटीज़ को क्योर कर रही है, ट्रेडिशनल मेथड से आपने दवाई बनाई, तो वो जो रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, वो आपको शेयर करनी पड़ेगी। यही इसमें था। बाकी एज इट इज़ जो लिखा है वही है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। रेड प्लस के बारे में मैं बता दूं, ठीक है। तो बॉन्ड चैलेंज में आप यहाँ देख ही रहे हो कि कैसे डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करना था, और सेम NYDF में, न्यूक्लियर डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट में था। रेड प्लस में हमारा डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला कि भैया हम डेवलपिंग कंट्रीज को पे कर रहे हैं, आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो और एफॉरेस्टेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट इसलिए हुआ था, बेसिकली इसका रोल था कि हमें बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज नहीं करने देना, उसके अंडर रखना है, और उसमें भी प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसको कंट्रोल इसको इसलिए लाया गया क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में ख़त्म हो रहा था और लोगों को पता नहीं था कि उसके बाद क्या करना है, तो एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। कैटविस रूल बुक इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि ये बताता है कि अगर आपने कोई ग्रीन प्रोजेक्ट लगाया तो उससे ग्रीन हाउस गैस कितना कम हो रहा है, एमिशंस, है ना, तो आपको ट्रैक करने में मदद करता है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। सेम, अब इसमें ज़्यादा बताने का है नहीं, जो लिखा हुआ है एज इट इज़। हाँ, GBF के बारे में बता दूँ, कमिंग मॉन्ट्रियल, इसमें था 30/30 रूल, जो कि बोलता है कि 2030 तक 30% बायोडाइवर्सिटी को बचाना है और रिस्टोर करना है। हाई सी ट्रीटी लेटेस्ट है। इसमें क्या था कि इंटरनेशनल वाटर में ना, जैसे कि मान के चलो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है, उसके बाद अगर वहाँ पर कोई रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, तो वहाँ पे तो किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, तो उसको कौन मना करेगा या रोकेगा। अगर उसने गलत तरीके से, है ना, जैसे तैसे करके रिसोर्सेज निकाले और वहीं पे गंदगी, वेस्ट मटेरियल सारा डंप कर दिया, छोड़ दिया, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए वो खतरा है। अब ये पानी है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से चीज़ें फिर किसी और पोस्ट पे नहीं जा सकती, तो उसी को रोकने के लिए ये ट्रीटी आई। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप ये क्विक और इजी सेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।